बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बायोलॉजी 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 है, इनहेरिटेंस। और इससे पहले 2 लेसन हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना या खसूसियात का वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होना विरासत कहलाता है। और फिर हमने जेनेटिक्स को डिफ़ाइन किया था कि जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो शाख है कि जिसमें हम विरासत के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह खसूसियात वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। और इसके बाद क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि हर जानदार के अंदर जो सेल होता है, सेल के दरमियान में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस सेल के अंदर वो उज़्व है, वो आर्गन है, वो हिस्सा है कि जो पूरे सेल के अंदर होने वाली सारी सरगर्मियों को, एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। और उस न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्रोमेटिन मटेरियल होता है और क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर धागा नुमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। और क्रोमोसोम्स हर जानदार के सेल में इनकी तादाद मुकर्रर होती है, फिक्स होती है, जिसको हम डिप्लॉयड तादाद कहते हैं। और ऐसे सेल को कि जिसमें क्रोमोसोम की तादाद पूरी हो उसको हम डिप्लॉयड सेल कहते हैं और उसको हम 2n से जाहिर करते हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि जीन्स क्या होते हैं, ये यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस हैं, विरासत की इकाइयाँ हैं कि जो दरअसल डीएनए के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, डीएनए के ऊपर मौजूद होते हैं। और ये जीन्स जो है यही खसूसियात को कंट्रोल करते हैं। एक नस्ल से दूसरी नस्ल में खसूसियात को यही जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं, मुंतकिल करते हैं। तो फिर उसके बाद डीएनए, क्रोमोसोम, जीन्स, इनका रिलेशन हमने पढ़ा था कि डीएनए जो है ये क्रोमोसोम जो है ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बनता है। डीएनए प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बनता है। हिस्टोन प्रोटीन गोल गोल स्ट्रक्चर्स होती हैं, राउंड स्ट्रक्चर होती हैं, जिनके गिर्द डीएनए लिपटा होता है। और उस राउंड स्ट्रक्चर को जिसके इर्द गिर्द डीएनए लिपटा होता है उसको हम न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। न्यूक्लियोसोम्स कहते हैं। न्यूक्लियोसोम्स वो स्ट्रक्चर है कि जिसमें हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर डीएनए लिपटा होता है। ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ये हिस्टोन प्रोटीन है और इसके इर्द गिर्द ये डीएनए लिपटा होता है। इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और ये न्यूक्लियोसोम्स हैं, न्यूक्लियोसोम्स, और इनके ऊपर, इनके दरमियान के अंदर भी डीएनए मौजूद है। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे कि क्रोमोसोम की ये केमिकल कंपोजिशन है कि क्रोमोसोम किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। आज जो हमारा टॉपिक है ये अब तक मैंने आपको पिछले जो
लेसन्स थे उनका खुलासा मैंने आपको बताया है, ताकि जो लोग सिर्फ यही लेसन सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा बैकग्राउंड का अंदाज़ा हो जाए। तो आज हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसमें वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ये दो साइंसदान थे, वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, ये दो साइंसदान थे। इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ये प्रपोज किया और उसको हम कहते हैं वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इन 1953 James Watson and Francis Crick proposed the structure for DNA। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, दो साइंसदानों ने डीएनए की साख्त का नजरिया पेश किया या साख्त के बारे में हमें बताया। अकॉर्डिंग टू द वाटसन क्रिक मॉडल, इस मॉडल के मुताबिक a DNA molecule consists of two polynucleotide strands। अब यहां लफ्ज है ये में पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, पोलीन्यूक्लियोटाइड, पोलीन्यूक्लियोटाइड। इसको समझने के लिए पहले मैं आपको बताता हूं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड, ये लफ्ज है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? ये तीन चीजों से मिलकर बनता है। उसमें पहली चीज है फास्फेट, फास्फेट। नंबर 2 शुगर, नंबर 3 नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। ये एक न्यूक्लियोटाइड इन तीन किस्म के मॉलिक्यूल्स से बनता है, फास्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। ये एक न्यूक्लियोटाइड है। एक, जिस तरह मैं आपको मिसाल दूंगा कि मकान ईंटों से बनता है और ईंट जो है वो मट्टी, रेत या उसमें पानी गारा सा बना के फिर उसको हम ईंट बनाते हैं। फिर उन ईंटों को लगाकर हम एक रद्दा बनाते हैं, फिर एक रद्दा, उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह पूरी दीवार बन जाती है। इस तरह ये न्यूक्लियोटाइड एक ईंट की तरह आप समझ लें, ये इन तीन चीजों से मिलकर बनती है, फास्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस। फास्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अब ये न्यूक्लियोटाइड, जिस तरह मैंने बताया कि ईंटों से मिलकर एक पूरी लाइन बन जाती है जिसे हम रद्दा कहते हैं पंजाबी के अंदर, इसी तरह ये न्यूक्लियोटाइड मिलकर ये एक स्ट्रैंड बनाते हैं, एक स्ट्रैंड, रस्सी, धागा, स्ट्रैंड। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड की कंपोजिशन है, एक न्यूक्लियोटाइड की। अब इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आप समझ लें, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो पोली का मतलब होता है ज्यादा, पोली का मतलब होता है ज्यादा। पोली न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये स्ट्रैंड बनता है, ये धागा बनता है, ये रस्सी बनती है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड ज्यादा, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये जो धागा बनता है इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड कहते हैं।
और अब इस सेंटेंस को जरा देखें। अकॉर्डिंग टू द वाटसन-क्रिक मॉडल, अ डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ 2 polynucleotide strands, 2 polynucleotide strands। अब ये दूसरा स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। अब ये दो स्ट्रैंड है, दोनों पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बने हैं। तो डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड से मिलकर बने हैं। अब जिस तरह ये देखें, ये पोलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड है, इसमें ये एक स्ट्रैंड है और इसके साथ ये दूसरा स्ट्रैंड है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं और कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि जो इन दो साइंसदानों ने बनाया था, वाटसन एंड क्रिक, 1953 के अंदर। 1953 के अंदर वाटसन और क्रिक ने मॉडल पेश किया था, स्ट्रक्चर पेश किया था डीएनए का। तो डीएनए का स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं। तो डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको यह समझना है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो इन 3 चीजों से मिलकर बना है। एक फास्फेट है, एक शुगर है, एक नाइट्रोजनस बेसिस। इनसे मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये एक न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर एक स्ट्रैंड बनता है और इस तरह के 2 स्ट्रैंड मिलकर डीएनए बनाते हैं। These strands are coiled around each other in the form of a double helix। ये स्ट्रैंड एक दूसरे के इर्द गिर्द बाल खाए हुए हैं। ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के इर्द गिर्द बाल खाए हुए हैं। coiled with each other, these strands are coiled around each other in the form of a double helix। जिस तरह एक दोहरी जंजीर होती है, जिस तरह एक दोहरी जंजीर होती है, डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स का मतलब होता है दोहरी जंजीर, दोहरी जंजीर। इस तरह की शक्ल ये बनाते हैं दोनों स्ट्रैंड्स। देयर इज ए फॉस्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ डबल हेलिक्स। अब ये जो डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स, इसको अगर हम ओपन करें, इसको अगर हम ओपन करें तो जिस तरह एक सीढ़ी होती है, लैडर होता है, सीढ़ी होती है, इस तरह इसकी ये जो ये जगह है ये बैकबोन है। बैकबोन, देयर इज ए फॉस्फेट शुगर बैकबोन। ये जो बैकबोन है दो, ये शुगर और फास्फेट से मिलकर बनते हैं। शुगर और फास्फेट, शुगर और फास्फेट। ये जो बैकबोन है, ये दोनों साइडें, इसको हम बैकबोन इसलिए कहते हैं कि इनके साथ ही ये पूरा स्ट्रक्चर, ये ढांचा खड़ा होता है। इसकी सपोर्ट की वजह से, जिस तरह हमारे जिस्म में बैकबोन पर पूरा जिस्म का ढांचा खड़ा होता है, तो इस बैकबोन के ऊपर पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर खड़ा होता है, इसलिए इसको बैकबोन कहते हैं। तो ये फास्फेट शुगर बैकबोन, फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर। अब आप देखें कि यहां पर ये जो गोल गोल दायरे आपको नजर आ रहे हैं, ये फास्फेट है। ये जो गोल गोल दायरे आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों स्ट्रैंड को इसने यहां खोल दिया है। ये पहले तो हमने ये पढ़ा ना कि डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 2 strands, polynucleotide strands। DNA molecule is composed of 2 polynucleotide strands। 2 न्यूक्लियोटाइड से बने हुए स्ट्रैंड से मिलकर डीएनए का मॉलिक्यूल बनता है।
अब इन दो स्ट्रैंड्स को, दो तागों को, दो रस्सियों को इसने खोल दिया। एक ये आ गया और एक ये आ गया हमें समझाने के लिए। अब ये स्ट्रैंड किस चीज के बने होते हैं, अब ये तफसील हमें बताई जा रही है। तो इसमें ये जो गोल दायरे हैं ये फास्फेट है, ये जो गोल दायरे हैं ये फास्फेट हैं। और इनके साथ ये जो आपको साथ ये डब्बे नुमा ये चीजें नजर आ रही हैं, ये शुगर्स हैं, शुगर्स, ये शुगर्स हैं, फास्फेट और साथ इसके शुगर। तो ये एक बैकबोन है, ये दूसरी बैकबोन है, फास्फेट शुगर से बने हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं फास्फेट शुगर बैकबोन, फास्फेट शुगर बैकबोन। तो डीएनए मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ टू polynucleotide strands which are coiled around each other, which are twisted around each other, जो एक दूसरे के इर्द गिर्द बल खाए हुए हैं। एंड दिस शुगर फास्फेट backbone, this is sugar phosphate backbone, and in the center these sugars they are attached with each other, ये दोनों एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। दरमियान में नाइट्रोजनस बेसिस हैं। इधर मैंने आपको बताया है कि एक न्यूक्लियोटाइड इन तीन चीजों से मिलकर बनता है, फास्फेट, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस। अब ये दो तो इस्तेमाल हो गई, ये बैकबोन जो मैंने आपको बताया ये फास्फेट और शुगर से बनी है, फास्फेट और शुगर से बनी है, फास्फेट और शुगर। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस रहती हैं, तो ये नाइट्रोजनस बेसिस, एक नाइट्रोजनस बेस इस शुगर के साथ जुड़ी होगी, दूसरी नाइट्रोजनस बेस इस शुगर के साथ जुड़ी होगी, और ये नाइट्रोजनस बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। और ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, नाइट्रोजनस बेसिस ये चार होती हैं, नाइट्रोजनस बेसिस ये चार होती हैं। पहली को हम कहते हैं एडेनिन, एडेनिन इसको हम ए से जाहिर करते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस चार होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। नंबर 1 एडेनिन, नंबर 2 थायमीन, इसको हम टी से जाहिर करते हैं। नंबर 3 ग्वानिन, ग्वानिन, एंड नंबर 4 साइटोसिन। ग्वानिन को हम जी से जाहिर करते हैं और साइटोसिन को सी से जाहिर करते हैं। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस चार किस्म की होती है, नाइट्रोजनस बेसिस चार किस्म की होती हैं, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, these are the 4 types of nitrogenous bases. So अब तक हमने क्या पढ़ा है कि according to Watson and Crick model of DNA, DNA molecule is composed of 2 polynucleotide strands which are coiled or twisted around each other. And these polynucleotide strands, they are composed of nucleotides. That is why these strands, they are known as polynucleotide strands, because more than one nucleotides are present in these strands. So the nucleotide is composed of phosphate, sugar and nitrogenous bases. This is one nucleotide, and these backbone of polynucleotide strands, these are the backbone of polynucleotide strands. They are composed of phosphate and sugar. These are the backbones of DNA molecule, and we call them as phosphate sugar backbone, phosphate sugar backbone,
because they are composed of phosphate and sugar. And the third, that is nitrogenous bases in the nucleotide. Now the nitrogenous bases, they can be divided into 4 types. There are 4 types of nitrogenous bases: adenine nucleotide, thymine nucleotide, guanine nucleotide, cytosine nucleotides. Bases: adenine, thymine, guanine and cytosine. These are 4 types of nitrogenous bases. अब यहां एक और बात समझ लें कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये भी 4 किस्म के होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स भी 4 किस्म के होते हैं और ये चूंकि 4 किस्म की नाइट्रोजनस बेसिस हैं, लिहाजा 4 ही किस्म के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट, शुगर, ये तो हर न्यूक्लियोटाइड में रिपीट होते हैं, हर न्यूक्लियोटाइड का हिस्सा होते हैं, लेकिन नाइट्रोजनस बेसिस चेंज होती रहती हैं। हर न्यूक्लियोटाइड में इन 4 नाइट्रोजनस बेसिस में से एक न्यूक्लियोटाइड होती है। अब अगर एक न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट, शुगर और एडेनिन है तो उस न्यूक्लियोटाइड को हम कहेंगे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड। अब एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जिसमें फास्फेट, शुगर और इस जगह पर थायमीन नाइट्रोजनस बेस है, तो उस न्यूक्लियोटाइड को हम कहेंगे थायमीन न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह जब ग्वानिन इधर आएगी तो न्यूक्लियोटाइड का नाम बन जाएगा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड, और जब साइटोसिन इधर आ जाएगी तो फिर न्यूक्लियोटाइड का नाम बन जाएगा साइटोसिन। So there are 4 types of nitrogenous bases: adenine, thymine, guanine, cytosine. And similarly there are 4 types of nucleotides: adenine nucleotide, thymine nucleotide, guanine nucleotide, cytosine nucleotide. अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये न्यूक्लियोटाइड इन बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ये स्ट्रैंड बनते हैं, और ये जो बैकबोन है, ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये फास्फेट शुगर बैकबोन है, फास्फेट और शुगर बैकबोन, और ये दरमियान में नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है ये जुड़ी होती हैं आपस में। अब ये फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर, फास्फेट शुगर, तो ये बैकबोन जो है ये फास्फेट शुगर से मिलकर बनती हैं, और ये नाइट्रोजनस बेसेस इन चारों में से एक नाइट्रोजनस बेस इनके साथ अटैच होती है, और ये आपस में जो नाइट्रोजनस बेसेस जुड़ती हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए जुड़ती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड और इन नाइट्रोजनस बेसिस का आपस में जुड़ना ये स्पेसिफिक होता है, मखसूस होता है। these nitrogenous bonds and the nitrogenous bases pairing, these are specific। ये किस तरह मखसूस होती हैं? एक खास तरीके से ये हमेशा आपस में जुड़ती है। इसमें एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ जुड़ती है, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ती है। ये पेयरिंग है ATGC। दिस इज स्पेसिफिक पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन these strands of DNA. Specific nitrogenous base pairing
कि ये दोनों स्ट्रैंड आपस में इनको जोड़ने वाली चीज कौन सी चीज है? ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं और इनके आपस में दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये जो पेयरिंग है ये स्पेसिफिक है और ये हमेशा एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ती है, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ती है। दिस इज स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग। और इनमें जो बॉन्डिंग होती है AT के दरमियान हमेशा डबल बॉन्ड होता है और GC के दरमियान हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होता है। AT के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और GC के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये फॉस्फेट शुगर बैकबोन है और इनके दरमियान नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ये जो लैडर है, ये जो सीढ़ी है, ये जो स्टेप्स हैं, ये नाइट्रोजनस बेसिस से बनते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस से बनते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है? अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA molecule is composed of 2 polynucleotide strands which are twisted around each other or which are coiled around each other, and these strands they are composed of phosphate sugar backbone, and these strands they are attached with each other with the help of this hydrogen bonding which is in between nitrogenous bases. And the nitrogenous bases they are always present in the form of pairing, and this pairing is specific, that is adenine always combined or make hydrogen bonds with thymine, and guanine make hydrogen bonds with cytosine, and double bond is present always, double bond is present in between adenine and thymine, and there is triple bond in between guanine and cytosine. So this is the DNA structure according to Watson and Crick. अब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये मैंने तकरीबन सारी चीज़ें समझा दी हैं बुक के ऊपर। तो यही चीज़ें हैं, इनको जस्ट आप रीड कर लें, वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ DNA। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह DNA रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने वाला है। इसको आपने, ये उर्दू मीडियम वाले जो बच्चे हैं, ये इसलिए मैं उर्दू और इंग्लिश दोनों में समझा देता हूँ ताकि दोनों क्लासेस को ये आसानी से समझ आ जाए। तो आज हमने वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ DNA ये कंप्लीट कर लिया है। इसको आप रीड करें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारे जो स्कूल का पेज है उस पर भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, और जो हमारे स्कूल का PTCL नंबर है उस पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और मोबाइल के ऊपर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मैंने आपको समझाया है, ये मुश्किल टॉपिक है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको सही तरीके से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम DNA रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। अल्लाह।